नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम, जैसे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, ये सब आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? यूनियन कैबिनेट के द्वारा हाल ही में डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए एक रिवाइज्ड स्कीम को अप्रूवल दिया गया। अब देखो, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नए नॉर्म्स के अनुसार अब लाइसेंस पीरियड वैलिड होगा 20 सालों तक। पहले के प्रोविजंस के अनुसार लाइसेंस पीरियड सिर्फ वैलिड था 10 सालों के लिए। मतलब अगर कोई नया डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर लाइसेंस लेना चाहता है तो उसका लाइसेंस 20 सालों तक वैलिड होगा। फीस की बात करें, देखो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू होता है सारा रेवेन्यू किसी भी प्रकार से प्राप्त किया गया है किसी डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। फॉर एग्जांपल टाटा स्काई को जितना भी रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वो होगा एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। इसमें से जीएसटी आप निकाल दीजिए। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ है 1 लाख टाटा स्काई को, तो ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। जीएसटी इसमें से आप निकाल दीजिए। मान लीजिए जीएसटी कुछ 80,000 या फिर 90,000 के आसपास बनता है, तो फिर इसका 10% रेवेन्यू सरकार के द्वारा लिया जाता था फीस के तौर पे, बट इसे अब घटा के 8% कर दिया गया है। तो इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी इन डीटीएच वालों को। इसके बाद आर्टिकल में कुछ चैलेंजेस बताए जाते हैं जिनका सामना डीटीएच ऑपरेटर्स कर रही हैं। आज के समय में देखो, हाई बैंडविड्थ इंटरनेट काफ़ी आसानी से उपलब्ध है हमारे देश में, खास करके शहरों में। तो लोग ब्रॉडबैंड लगवा लेते हैं और कई सारे चैनल्स तो आपको पता है फ्री में ही चलते हैं यूट्यूब में, जैसे आज तक है, इंडिया टुडे, बहुत सारे चैनल्स फ्री में यूट्यूब पर देखने को मिल जाते हैं। तो फिर डीटीएच लोग अपने घरों में कम लगवा रही हैं। और आजकल तो ऐसा भी प्रोविज़न है कि आप मोबाइल को सीधा टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, यानी मोबाइल में जो कुछ चल रहा होगा वो आपके टीवी में भी दिखेगा। तो यूट्यूब पे आप कई चैनल्स देख सकते हो, यूट्यूब के थ्रू मोबाइल में चलाओगे तो टीवी पे दिखेगा। और ओवर द टॉप चैनल्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स जैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस जनता के पास उपलब्ध हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से डायरेक्ट टू होम कम लोग अपने घरों में अब लगवा रही हैं। नेक्स्ट चैलेंज देखो, डीटीएच ऑपरेटर्स की ये भी शिकायत है कि सरकार के द्वारा चैनल्स का जो मैक्सिमम प्राइस है वो फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि पहले ये 19 था कि एक चैनल का मैक्सिमम प्राइस एक महीने के लिए 19 हो सकता है, इसे अब घटा के 12 कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में डीटीएच ऑपरेटर अपनी ऑटोनॉमी के हिसाब से पैकेज तैयार नहीं कर पाते। मतलब विभिन्न चैनल्स की जो कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट तय हैं, तो डीटीएच ऑपरेटर्स सिर्फ एक पैकेज बना सकते हैं, अदरवाइज वो अपने हिसाब से कीमतें तय नहीं कर सकते। जैसे अलग अलग फूल मिल गए हों डीटीएच ऑपरेटर्स को कि अलग अलग चैनल्स की ये कीमत है, तो अपने हिसाब से डीटीएच ऑपरेटर एक बुके तैयार कर लेंगे, लेकिन उनकी मर्जी नहीं है कि वो बुके कितने में बेचेंगे, क्योंकि देखो चैनल्स की कीमतें ही तय हो गई हैं। तो फिर अपनी ढंग से जो कीमतें हैं वो डीटीएच ऑपरेटर वाले पैकेज की नहीं तय कर पाएंगे ना। तो ये भी एक इनकी शिकायत है। ऐसी सिचुएशन में देखो, कई सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके डीटीएच, इंटरनेट सर्विस, ओटीटी, मतलब एक कंबाइन कुछ पैकेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सब्सक्रिप्शन लो, उसमें आप ओटीटी भी चला सकोगे, यानी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ये भी चला सकोगे, आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकोगे और डीटीएच के चैनल्स भी आप देख सकोगे। मतलब सारी चीज़ें एक ही पैकेज में। इस पर काम किया जा रहा है कुछ बड़े प्लेयर्स के द्वारा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इस साल के शुरुआत में ट्राई ने एक ऑर्डर की इशू किया था, न्यू टैरिफ ऑर्डर। जो मैंने आपको बताया कि पहले एक चैनल का मैक्सिमम प्राइस 19 हुआ करता था, इसे घटा के 12 कर दिया गया ट्राई के द्वारा इसी साल के शुरुआत में, जनवरी में, जब ऑर्डर पास किया गया था। वैसे देखो, ये न्यू टैरिफ ऑर्डर तो पिछले साल आ गया था, लेकिन इसको चेंज किया गया था इस साल के शुरुआत में।
तो जो ब्रॉडकास्टर्स मतलब चैनल वाले, जैसे आज तक, सोनी, स्टार टीवी, ये सब ब्रॉडकास्टर्स हैं, ये अब कोर्ट में जा चुके हैं अमेंडेड न्यू टैरिफ ऑर्डर के अगेंस्ट। ये अमेंडेड न्यू टैरिफ ऑर्डर जो इस साल के शुरुआत में आया था, जिसमें कई सारी चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल, एक चैनल का जो मैक्सिमम रेट है वो 12 रुपये हो सकता है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया ऑडियंसेस की एक बहुत बड़ी मार्केट है। 200 मिलियन केबल एंड सैटेलाइट कनेक्शंस हैं इंडिया में, और इसलिए इस सेक्टर का रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से। कुछ दिनों पहले की ये बात है, फेक टीआरपी का कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी कि कुछ चैनल्स के द्वारा फेक टीआरपी जनरेट की जा रही है। इवन जो स्टेट रन दूरदर्शन जैसे चैनल्स हैं, इनको भी ये समझना चाहिए कि आप फ्री में चैनल दोगे या फिर कुछ और मेथड्स आप अपनाओगे ये इंश्योर करने के लिए कि लोग आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल यही है कि आप ऑथेंटिक प्रोग्राम्स प्रेजेंट करोगे और सही मायनों में एक एंटरटेनमेंट दोगे ऑडियंस को, तभी वो आपका चैनल देखेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डीटीएच ऑपरेटर्स के इशू से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूनिवर्सिटीज़ की गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसे आप इंडियन एकेडमिक सिस्टम का एक क्राउन कह सकते हो, ताज कह सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, उनकी जॉब परमानेंट होती है, इसलिए वो फ्री स्पीच के अधिकार को भी एक्सरसाइज करते हैं, अपने बात को स्टूडेंट्स के सामने बेखौफ होकर रख सकते हैं, और इससे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन देखो अभी फ़िलहाल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टर्मोइल में हैं, मतलब काफ़ी गलत रीजन्स की वजह से सुर्खियों में हैं। इन रिसेंट ईयर्स 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को हटा दिया गया है, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के या फिर दूसरे आरोप लगे थे। इवन 5 वाइस चांसलर्स जिनको हटाया गया है, उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है। इनोवेशन काफ़ी कम हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और ज़्यादा इनोवेशन अब होने लगा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सभी कोर्सेज एक साथ नहीं चलते जैसे कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं। मतलब फुल रेंज ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल, नेचुरल साइंस और प्रोफेशनल डिसिप्लिन नहीं देखने को मिलते इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसलिए आवश्यकता ये है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को बचाने की आवश्यकता है। अब वैसे तो देखो काफ़ी बार जब भी बात आती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को बचाया जाए, तब ये कहा जाता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑटोनॉमी नहीं है। बट आज ये राइटर बोलते हैं बात ऑटोनॉमी की नहीं है, बात अकाउंटेबिलिटी की है। देखो अगर हम बात करें कि इन 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कैसे गवर्न किया जाता है, वैसे तो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को गवर्न करने के लिए एक अलग से एक्ट है, लेकिन ब्रॉड जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर के तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं, और प्रेसिडेंट के बिहाफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रेकमेंड करती है किसी एमिनेंट सिटीजन को चांसलर के तौर पर, और चांसलर का काम सिर्फ सेरेमोनियल होता है। चांसलर डेली रूटीन के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। डेली रूटीन का जो काम है उसको किया जाता है वाइस चांसलर के द्वारा, मतलब वाइस चांसलर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन में। तो मिनिस्ट्री एक सर्च कमेटी का गठन करती है, जो कि इंटरव्यू लेते हैं मल्टीपल कैंडिडेट्स का, और वो सर्च कमेटी 3 कैंडिडेट की एक लिस्ट तैयार करके मिनिस्ट्री को दे देती है कि आप इन 3 में से एक को वाइस चांसलर के तौर पे चुन सकते हो। और देखो इसी प्रकार से एक अलग प्रोसेस के थ्रू एक सीनेट का भी गठन किया जाता है। सीनेट मतलब पार्लियामेंट मान लीजिए, और ये जो सीनेट होती है वो यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिल के तौर पे काम करती है, जिसमें नॉमिनीज होते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स के, गवर्नमेंट के, फैकल्टी के, स्टूडेंट के और सिटीजन के। काइंड ऑफ देखो ये गवर्निंग काउंसिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि ये सीनेट के तौर पे काम करती है। इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स के नॉमिनी होते हैं, जबकि एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, जिसे चेयर किया जाता है वाइस चांसलर के द्वारा। और वाइस चांसलर
रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा एक अलग से फाइनेंस कमेटी को भी गठित किया जाता है जिसको हेड किया जाता है चीफ फाइनेंस ऑफिसर के द्वारा, जो कि कई बार सिविल सर्वेंट होते हैं। फाइनेंस कमेटी का गठन करना जरूरी होता है ताकि यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन किया जा सके। बट अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। ये तो हमने डिस्कस कर लिया क्या कुछ होता है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। देखो, ये गवर्निंग काउंसिल की बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं होता वाइस चांसलर के सिलेक्शन में। कई बार तो ऐसा होता है ये गवर्निंग काउंसिल की बॉडी सिर्फ एक साल में एक बार मिलती है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है गवर्निंग काउंसिल की बॉडी में 500 मेंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें 475 मेंबर्स हैं। आप बताइए, इतने सारे मेंबर्स होंगे, क्या कोई डिसीजन लिया जा सकेगा? नहीं। तो फॉर्मेलिटी हो गई ना सिर्फ गवर्निंग काउंसिल को बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी का जो एनुअल प्लान होता है उसका अप्रूवल लेते हैं गवर्निंग काउंसिल में, लेकिन ये गवर्निंग काउंसिल सिर्फ रबर स्टैंप के तौर पे काम करती है। कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता इस गवर्निंग काउंसिल के द्वारा एग्जीक्यूटिव कमेटी को, जिसको हेड किया जाता है वाइस चांसलर के द्वारा, कि आपको इस हिसाब से एक्ट करना है। कोई ओवरसाइट नहीं, यानी देखरेख नहीं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसे काम कर रही है। नो क्वार्टरली अपडेट्स, सिर्फ नाम मात्र का काम करती है ये गवर्निंग काउंसिल, सिर्फ रबर स्टैंप, सेरेमोनियल पोजीशन। ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज ठीक से काम नहीं कर पाती। इसके ठीक विपरीत एक नया IIM बिल जो आया था, इसमें देखो लिमिट लगा दी गई है कि गवर्निंग काउंसिल में सिर्फ 19 मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और मेंबर्स में एमिनेंट सिटीजन्स होंगे, रिप्रेजेंटेशन ब्रॉड होगा, और वो स्टूडेंट्स जो IIM से पास आउट हुए हैं, उसी IIM से, मान लीजिए IIM बेंगलोर या फिर IIM अहमदाबाद की गवर्निंग काउंसिल है, तो वो स्टूडेंट्स जो उसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं उनको जगह मिलेगी इस गवर्निंग काउंसिल में। देखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों है वो आगे हम डिस्कस करेंगे भी। नए IIM बिल के अनुसार गवर्निंग काउंसिल डायरेक्टर को चूज करती है, डायरेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है रिसोर्सेज को रेज करने में, और मॉनिटर भी करती है डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को। इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। देखो, पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक सरकारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 150 सालों तक, 150 साल पहले तक, लेकिन बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही थी। जैसे हमारे देश में कई सरकारी यूनिवर्सिटी काम करती हैं, वैसे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी काम कर रही थी। लेकिन बाद में गवर्नेंस को इंप्रूव किया गया। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बोर्ड था, गवर्निंग बोर्ड, उसे इंपावर किया गया। गवर्निंग बोर्ड में एलुमनी, यानी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट्स थे, उनको जगह मिली। अब देखो, ये आपको भी लगेगा, आप जिस भी कॉलेज से पास आउट हुए हो वो कॉलेज अच्छे से फले फूले, उस कॉलेज की रेपुटेशन इंक्रीज हो, ये तो आप जरूर चाहोगे। तो एलुमनी का इंटरेस्ट होता है कि हमारा जो कॉलेज है, जहां से हमने डिग्री हासिल की है, उस कॉलेज की रेपुटेशन बढ़े। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनीज को जब जगह मिली बोर्ड में, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। उन्होंने डायनामिज्म प्रोवाइड किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, गवर्नेंस की देखरेख की, इवन रिसोर्सेज रेज करने में भी मदद की। उसी प्रकार से देखो, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs और दूसरे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में जो गवर्निंग काउंसिल है उसको रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से। एग्जाम्पल के तौर पर अब IIT दिल्ली ने हाल ही में $1 बिलियन एंडाउमेंट कैंपेन लॉन्च किया, और जो IIT दिल्ली से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, यानी फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग सचिन बंसल जो फ्लिपकार्ट से थे, आजकल तो फ्लिपकार्ट में नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि IIT दिल्ली $1 बिलियन इकट्ठा करे रिसोर्सेज के तौर पर, ताकि ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च ज़्यादा हो। अगर देखो, यही इंडिविजुअल जो अभी मदद कर रहे हैं IIT दिल्ली की रिसोर्सेज को रेज करने में, अगर इन्हें ही इनवाइट किया जाता है कि भैया आप आओ गवर्निंग काउंसिल में, तो ना सिर्फ ये मदद करेंगे रिसोर्सेज को क्विकली रेज करने में, बल्कि डायनामिज्म भी प्रोवाइड करेंगे और अच्छे से ओवरसाइट भी करेंगे कि IIT दिल्ली जो है वो अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, कैसे इनोवेशन को प्रमोट किया जा सकता है, यानी वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस भी आएंगी। तो यही पूरा आर्टिकल है, किस प्रकार से गवर्निंग काउंसिल को रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है अगर हम वास्तव में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की गवर्नेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।